हेलो साथियों, मैं बीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली जो क्लास थी उसके अंदर हमने रिवीजन की जो क्लास की शुरुआत की थी। ये आज की हमारी 2 नंबर की क्लास है जिसके अंदर हम रिवीजन कर रहे हैं, क्योंकि हमने जो हिंदी साहित्य है हमारा सिलेबस फर्स्ट ग्रेड का वो पूरा लगभग कंप्लीट कर लिया और उसकी सारे वीडियो है वो एक फर्स्ट ग्रेड के नाम से प्लेलिस्ट बनी है। उसके अंदर सारे वीडियो क्रम से है, तो जितने भी हमारे टॉपिक थे फर्स्ट ग्रेड के अंदर वो सारे हमने कवर किए हैं वहां पर। ठीक है, अब हम यहाँ पर रिवीजन कर रहे हैं क्योंकि जो हमारा एग्जाम है वो 15-20 दिन का टाइम है हमारे पास में। अगर तय समय पर एग्जाम होता है तो हम ये रिवीजन का सिलसिला इसी प्रकार जारी रखेंगे और उसके बाद में अगर एग्जाम है वो आगे जाता है तो इसको हम और विस्तार से देखेंगे उस रिवीजन को। और जो कुछ चीजें जैसे रचनाएं थी उनको हमने शॉर्ट में देखा है, उसके क्वेश्चन आंसर ही किए हैं। क्यों किए हैं कि हमारे पास में समय कम था, इसलिए ये जो अच्छे से कर नहीं पाते तो हमने उसको भी वापिस अगर एग्जाम आगे जाता है तो हम प्रत्येक उसकी जो एक एक लाइन है उसके क्या क्या अर्थ होते हैं, कौन कौन से उसमें से अलंकार होंगे, कौन से उसमें छंद होंगे, सारी चीजें हैं वो अच्छे से देखेंगे, कवर करेंगे। बाकी अभी हमारे टाइम इतना ही है तो इसलिए हम इसको रिवीजन की रूप में देख रहे हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करिए, अगर ना भी पसंद आती है तो इसको डिसलाइक करिए, तो मेरे को पता तो चले ना कि जो मैं आपको बता रहा हूँ चीजें वो अच्छी नहीं है, आपको समझ में नहीं आ रही है। तो आप लाइक डिसलाइक कुछ भी तो प्रतिक्रिया जरूर दे जब आप वीडियो देखते हो। कहने का मतलब अगर आप 5 आदमी हो और वीडियो 5 आदमियों ने आपने देखा, मैं जब यूज ये करता हूँ तो आपने जैसे मान लिया 5 आदमियों ने देखा तो उसमें से लाइक एक ने किया है, तो क्या 4 आदमी उस वीडियो को नहीं देखा? तो आप अगर लाइक नहीं कर सकते तो डिसलाइक कर दीजिए। अगर आप 5 देखा तो प्रतिक्रिया भी 5 होनी चाहिए, तो आप जरूर कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया दे और आपके जो उचित जो विचार है जो इस वीडियो के संबंध में वो भी आप कमेंट में बताए कि आपको कैसे लगे, अच्छी लगी, गलत लगी, कैसी लगी। आप जब बताओगे तब भी तो इसमें सुधार हो पाएगा। तो मेरे को वो सहर्ष स्वीकार है, आप जैसी भी प्रतिक्रिया देंगे उसमें हम कार्य जरूर करेंगे, तो आप प्रतिक्रिया जरूर दें। अब देखिए हम शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो आजन्म में समास है। तो आजन्म जो शब्द है उसके अंदर अविभाव समास है, क्योंकि संधि के बारे में हमने पिछली क्लास के अंदर देखा था। क्योंकि यहाँ पर मोटा मोटी हम रिवीजन कर सकते हैं अच्छे से क्लास से, मैंने अगर आप मेरे चैनल पे नियमित जुड़े हुए तो आपको अच्छे से पता है, तो अच्छे से मैंने आपको समझा दिया, अच्छे से बता दिया। यहाँ पर इन शॉर्ट में रिवीजन कर लेते एक बार तो हमारी चीजें वो वापस तरोताजा हो जाए। तो देखिए व्याख्या की बात करें, व्याख्या की बात करें जिसमें प्रथम पद या पूर्व पद प्रदान हो वह अविभाव समास होता है। जिसके अंदर प्रथम पद हमने पढ़ा है, तो जिसके अंदर प्रथम पद प्रदान होता है वो अविभाव समास होता है। अब प्रथम पद क्या होता है कि जिस प्रकार 2 पद होते जैसे राजकुमार, राजकुमार। अब वो राजकुमार जो शब्द है तो इसको हम कहेंगे राजा का कुमार। तो इसके अंदर 2 पद, जैसे एक तो राजा हो गया और एक कुमार हो गया, 2 पद है, तो 2 पद का मतलब हो गया कि जो भी कोई शब्द है, तो जैसे आजन्म की बात करें तो इसके अंदर एक तो आ है और एक जन्म है। तो आ है वो प्रथम है और जन्म है वो द्वितीय, तो जिसके अंदर प्रथम पद प्रदान होता है वो अविभाव समास का उदाहरण होता है। अब इसकी पहचान कैसे करेंगे कि इसके अंदर एक तो पूर्वक, पर्यंत, उपरांत, भर, अनुसार, यथा आदि लगे शब्द अविभाव समास में आते हैं, यानी जिनके भी पूर्वक शब्द, पर्यंत शब्द, उपरांत, जैसे वर्ष पर्यंत इस प्रकार नाम आ जाए, तो ये जो सारे है ना, पेट भर, ठीक है, समयानुसार, तो ये जो सारे हैं ऐसे शब्द जिन शब्दों के जुड़े हुए होंगे वो सारे शब्द किसके उदाहरण होंगे? अविभाव समास के उदाहरण होंगे। इसके अलावा पुनरुक्त शब्द, पुनरुक्त शब्द जैसे धीरे धीरे, धीरे धीरे, रातों रात, रातों रात, तो इस प्रकार जो शब्द होंगे जो पुनरुक्त शब्द है जिन बार बार आए, तो ऐसे शब्द है उसके अंदर भी अविभाव समास होता है। और रही बात जिनके उपसर्ग लगे हुए होंगे, जिनके उपसर्ग लगे, जिस प्रकार भी वो आगे शब्द है तो उपसर्ग लगे हुए जो सारे शब्द है वो किसमें? अविभाव समास में काउंट किए जाते हैं। अब समास में एक दिक्कत है कि समास के अंदर एक शब्द के अंदर एक से अधिक समास हो सकते हैं, यानी ऐसे कोई शब्द हो जिसके अंदर हमारे उसको अर्थ को पढ़े
तो उसमें से हमारे को एक नहीं का बोध होता हो, तो उसके अंदर अगर आगे उपसर्ग लगा है फिर भी उसको हम अविभाव समास में काउंट नहीं करेंगे। जो न तत्पुरुष समास होता है उसके अंदर काउंट करेंगे। और उस समास को भी मैंने अच्छे से आपको बताया है, जो समास वाली क्लास है। तो अगर आपको अच्छे से समझना है तो आप जाकर वो क्लास देख लीजिए, यहाँ पर मोटा मोटी ही कर पाएंगे। अब बात करते हैं हम 2 नंबर की। 2 नंबर हमारा क्वेश्चन है, समास कितने प्रकार के होते हैं। तो समास है वो 6 प्रकार के होते हैं, और 6 प्रकार को हमने अच्छे से पढ़ा है, एक बार देख लेते हैं। समास है वो 6 प्रकार के होते हैं। पद की प्रधानता के आधार पर समास 4 प्रकार के होते हैं। दोनों ही चीजें मैंने आपको बताई कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए समास कितने प्रकार के होते हैं, तो 6 प्रकार के होते हैं। पद की प्रधानता के आधार पर समास कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। अब कैसे, जिस प्रकार अविभाव समास है, तो अविभाव समास होता है उसके अंदर प्रथम पद है वो प्रधान होता है, जो ऊपर हमने देखा है। तत्पुरुष समास की बात करें उसके अंदर द्वितीय पद प्रधान होता है, जिस प्रकार ऊपर हमने उदाहरण लिया था राजा का कुमार, तो इसके अंदर राजा प्रधान है या कुमार प्रधान है। तो राजकुमार किसे कहते हैं, जो राजा का पुत्र होता है। तो राजा प्रधान नहीं है, यहाँ पर कुमार है, तो राजकुमार हम शब्द लिखते हैं राजकुमार। तो राजकुमार के अंदर क्या होता है, द्वितीय पद कुमार है और प्रथम पद है वो राज यानी राजा है। यानी जब ये राजा है, राजा का कुमार है, तो ये राजा शब्द है राज, तो ये प्रथम पद हुआ और ये हमारा सेकंड पद हुआ। तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि जो सेकंड पद है वो प्रधान है, मेन अर्थ है वो सेकंड पद के हिसाब से निकल रहा है, प्रथम पद के हिसाब से नहीं निकल रहा है। तो जिसके अंदर ऐसे आप क्यों, ये अभ्यास की चीजें होती है। जितना ज्यादा आप अभ्यास करोगे, जितने ज्यादा उदाहरण देखोगे, जितने ज्यादा समझने की कोशिश करोगे, तब जाकर ये समझ में आए। आप सोच रहे हो एक क्लास से हमने देखा और अच्छे से समझ गए, एक क्लास से काम नहीं होगा। हाँ, एक क्लास से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ सकती है, पर बार बार आपको अभ्यास खुद से करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब, जिसके अंदर प्रथम पद प्रधान होता है वो अविभाव होता है, जिसके अंदर सेकंड पद या द्वितीय पद प्रधान होता है वो तत्पुरुष समास होता है। और द्विगु समास, तो द्विगु समास के अंदर भी सेकंड पद प्रधान होता है। पर द्विगु समास में क्या होता है कि प्रथम पद है वो संख्यावाची होता है, संख्यावाची होता है, यानी पहले है वो संख्या आएगी, तो संख्यावाची है, वो सारे उदाहरण इसमें आएंगे। कर्मधारय समास है, उसके अंदर विशेषण विशेष्य का भाव होता है, उपमेय उपमान का भाव होता है, वो सारे कर्मधारय के अंदर आएंगे, इसमें भी सेकंड पद प्रधान होता है। और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे राधा कृष्ण, सीता राम, तो दोनों, राम का अलग अस्तित्व है, सीता का अलग अस्तित्व है, कृष्ण का अलग अस्तित्व है और राधा का अलग अस्तित्व है, तो दोनों पद प्रधान होते हैं। और बहुव्रीहि समास के अंदर अन्य पद प्रधान होता है, यानी इसका एक अलग ही अर्थ निकलता है। जिस प्रकार लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, तो कहने का मतलब जिसका उदर का मतलब पेट होता है, जिसका पेट मोटा होता है, तो उसको हम गणेश नहीं बोल सकते, ये गणेश के लिए रूढ़ हो गया लंबोदर शब्द। तो लंबोदर हम उसे कहेंगे जो गणेश है। बाकी जिसका पेट लंबा हो उस सभी मनुष्य को या सभी प्राणियों को हम गणेश नहीं कह सकते, गणेश के लिए रूढ़ हो गया ये शब्द। तो हमने जो रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है, योग रूढ़ शब्द है, उसके बारे में भी मैंने चर्चा की है। हमारे सिलेबस में तो नहीं है, पर फिर भी मैंने इसको चर्चा की है। और सारे जो कर्म से व्याकरण है मेरे, उसकी भी एक प्लेलिस्ट बना रखी, सारी व्याकरण मैंने अच्छे से करवाई। जब भी आपको टाइम मिले तो आप बिना सिलेबस ही, क्योंकि आप जब फर्स्ट ग्रेड तक पहुंच गए हो तो आपको पूरी व्याकरण का नॉलेज अच्छे से होना जरूरी है। एक टॉपिक, क्योंकि जो हिंदी है उसमें प्रत्येक टॉपिक एक दूसरे से इस प्रकार जुड़े हुए होते, चिपके हुए होते, तो जरूरी नहीं है कि जो सिलेबस में वही चीजें हम पढ़े, पूरी व्याकरण आपको कंठस्थ होनी चाहिए। तो मैंने आपको बता दिया। अब देखिए पद की प्रधानता की बात करें तो ये जो 1 नंबर था अविभाव, इसके अंदर प्रथम पद था, तत्पुरुष में सेकंड था, और दिग्गु में भी सेकंड था, कर्मधारय में भी सेकंड था, और द्वंद्व में हमारे दोनों थे, और बहुव्रीहि में अन्य था। तो कहने का मतलब एक तो ये हो गया फर्स्ट नंबर वाला, और ये सेकंड, और ये सेकंड, ये सेकंड, 3 में सेकंड हो गया, तो 2 ही हुए। और इसमें द्वंद्व में दोनों थे और इसमें अन्य था। तो पद की प्रधानता की बात करें तो हमारे क्या होता है कि 4 ही समास काउंट होते हैं। पद की प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, और ऐसे समास है वो 6 प्रकार के होते हैं। एग्जामिनर क्वेश्चन आपको किस प्रकार पूछता है उसके बारे में अच्छे से आपको ध्यान रखना है। एग्जामिनर अगर आपको कहे पद की प्रधानता के आधार पर समास कितने प्रकार के होते हैं, तो उस टाइम आपका आंसर 4 होना चाहिए। और आपसे पूछा जाए समास कितने प्रकार के होते हैं, तो उस टाइम आपका आंसर 6 होना चाहिए। तो ये आपको पर्सन की लैंग्वेज, उस भाषा को समझते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो 2 क्वेश्चन हमने व्याकरण के किए, और अब हम आगे हैं वो 3 नंबर का क्वेश्चन है, जिसके अंदर हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित हम देखेंगे। तो 3 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, साहित्य का इतिहास बदलती हुई अभिरुचियों और संवेदनाओं का इतिहास होता है, जिनका सीधा संबंध आर्थिक और चिंतनात्मक परिवर्तन से है। निम्न परिभाषा किस विद्वान की है, तो ये परिभाषा है वो डॉक्टर नगेंद्र की। पिछली जो
क्लास थी उसके अंदर हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की परिभाषा के बारे में देखा था। तो ये परिभाषा ये डॉक्टर नगेंद्र की याद कैसे करोगे, मैंने पिछली क्लास में भी आपको जिक्र किया था और यहाँ पर भी बता देता हूँ। सारी परिभाषाएं वो मौखिक आपको नहीं होगी, क्योंकि एक या दो परिभाषाएं नहीं है, बहुत सारी परिभाषाएं हैं, तो उन परिभाषाओं को हम सारी को याद नहीं कर सकते। तो आप ऐसा करिए, इनमें से एक या दो शब्द पकड़ लीजिए। जिस प्रकार मैंने आपको बताया था पिछली परिभाषा में कि चित्तवर्ती आचार्य रामचंद्र शुक्ल, चित्तवर्ती रामचंद्र शुक्ल, इस प्रकार ऐड कर लीजिए। तो इसके अंदर देखो अभिरुचि और संवेदना नगेंद्र, अभिरुचियां और संवेदना नगेंद्र, इस प्रकार आप कहीं नोट्स में लिख लीजिए एक जगह, तो ये आपको याद हो जाएगी। कि मेरे को भी ये पूरी परिभाषाएं याद नहीं है, मैं सीधी की सीधी परिभाषाएं ऐसे नहीं बोल सकता, और किसी को भी नहीं याद होती है। एक दो परिभाषाएं हो सकता है किसी के दिमाग में सेट हो जाए और याद हो जाए, पूरी परिभाषाओं को ऐसे हम याद नहीं कर सकते। तो हम बस मेरे तो यही है कि जैसे ये नाम आया, साहित्य का इतिहास बदलती हुई अभिरुचियों और संवेदनाओं, इतना सा पढ़ा और पढ़ते ही मेरे को अभिरुचियों संवेदना नाम आते ही डॉक्टर नगेंद्र ऑटोमेटिकली इसके आगे टच हो जाता है। तो यही है, अभिरुचियां और संवेदनाएं नाम आते हैं डॉक्टर नगेंद्र आ जाए, चित्तवर्ती नाम आते हैं मेरे दिमाग में आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो ऐसे पकड़ लीजिए आप, ठीक है। आगे देखिए, व्याख्या की बात करें तो डॉक्टर नगेंद्र उसका जन्म 1915 ईस्वी में हुआ था, ये भी एक महत्वपूर्ण विद्वान है। मृत्यु की बात करें तो 27 अक्टूबर 1999 ईस्वी को हुआ था। प्रमुख रचनाओं की बात करें तो हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास 1973 ईस्वी जो 10 भागों में और महत्वपूर्ण इतिहास है। हिंदी साहित्य का जो स्टूडेंट है उसके पास में मैं आपको बता दूं कि जैसे आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, तो हो सकता है कि कोई पहली बार दे रहा होगा, किसी ने 2 बार 4 बार 5 बार दे लिया होगा फर्स्ट ग्रेड का, परंतु आपके पास में अलग अलग विद्वानों की गाइडें होगी। पर मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि एक तो कामता प्रसाद, कामता प्रसाद जो गुरु है, इसकी जो व्याकरण है वो आपके पास में होनी चाहिए, हिंदी साहित्य का स्टूडेंट है उसके लिए। दूसरी बात है, आचार्य जो रामचंद्र शुक्ल है, रामचंद्र शुक्ल है, उस रामचंद्र शुक्ल का इतिहास भी आपके पास होना चाहिए। डॉक्टर नगेंद्र है, उसका भी इतिहास आपके पास में होना चाहिए। बाकी और तो होने के लिए और भी बहुत सारी किताबें हैं, पर ये जो तीन है व्याकरण के लिए, कामता प्रसाद, गुरु, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इसके अंदर आपको समझने में काफी आसानी होगी। आप जब भी गाइडों को पढ़ोगे तो उसके अंदर शॉर्ट में चीजें दी हुई होगी, इसमें विस्तार से लिखा हुआ है, तो आपके कॉन्सेप्ट वो क्लियर होती है। तो ये किताबें आपके पास में जरूर होनी चाहिए, मेरे पास में है ये, तो आप भी लाकर उसको फ्री टाइम में, जैसे एग्जाम के टाइम में इनको आप पढ़ते हो तो बहुत सारा टाइम खराब हो जाए, आप नहीं पढ़ सकते, पर जब फ्री रहते हो तो स्टडी है उसके अंदर स्टॉप नहीं होता है, स्टडी के अंदर स्टॉप नहीं होता है। जब से आप पैदा हुए, जब से आप समझदार है, उस टाइम से पढ़ना स्टार्ट कीजिए, और जिस दिन आपकी मृत्यु होती है और उस टाइम तक के कहने का मतलब आपकी जो पढ़ने की इच्छा भी है और पढ़ने की आप में क्षमता भी है, तब तक आप पढ़ते रहिए। ये जो एग्जाम दे रहे हो उसके लिए पढ़ रहे हैं, एग्जाम हो गया उसके बाद में आप शिथिलता अवस्था में चले जाते हो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। रेगुलर आपको 1 घंटा 2 घंटा रेगुलर ऐसी दिनचर्या बना लीजिए कि सुबह शाम दोपहर को खाने बगैर नहीं रह सकते, तो उसी प्रकार ऐसा भी बना लीजिए कि पढ़े बगैर नहीं रह सकते। मेरी जो कंडीशन है, चाहे मैं शादी समारोह कोई भी काम हो कहीं भी जाके आता हूँ, कोई विशेष प्रकार की परिस्थिति हो जाती है तो बात दूसरी है, बाकी मैं कहीं भी जाके आता हूँ, घर आकर के बाद में 1 या 2 घंटा जरूर पढ़ता हूँ। अगर किसी दिन मेरा मूड ज्यादा अपसेंट होता है तो मैं जो सिलेबस की किताबें नहीं पढ़ पाता हूँ, तो भी मैं मोटिवेशनल जो किताबें होती है वो मेरे पास में, तो मैं वो पढ़ता हूँ, पर पढ़ता जरूर हूँ, ठीक है। हिंदी साहित्य का इतिहास, रीति काव्य की भूमिका, तो ये इनके महत्वपूर्ण जो है ग्रंथ है। जो काल विभाजन, जो हमारे जो हिंदी का जो काल विभाजन है, उस काल विभाजन में डॉक्टर नगेंद्र ने कैसे किया है कि जो आदिकाल है, उस आदिकाल की समय सीमा 7वीं शताब्दी के मध्य से 14वीं शताब्दी के मध्य तक मानी है। 7वीं शताब्दी के मध्य से 14वीं शताब्दी को इन्होंने आदिकाल को माना है। भक्ति काल इन्होंने 14वीं शताब्दी के मध्य से 17वीं शताब्दी तक माना है। रीति काल को इन्होंने 17वीं शताब्दी के मध्य से 19वीं शताब्दी तक माना है, और आधुनिक काल है वो 19वीं शताब्दी से अब तक माना है। तो ये जो मैंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल का बताया आपको, 1050 विक्रमी से इन्होंने शुरुआत किया था। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, ये कुछ जो विद्वान है, एक जो सर्वमान्य मत है, तो ये 4-5 जो काल विभाजन जिसको आपको मौखिक करना पड़ेगा, अच्छे से समझना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा, उसका भी पूछा जाता है। तो हमारे डॉक्टर जो नगेंद्र है, उस डॉक्टर नगेंद्र का काल विभाजन है वो 7वीं शताब्दी के मध्य से शुरुआत करके ये 19वीं शताब्दी है, शताब्दी के मध्य तक, सॉरी
19वीं शताब्दी से अब तक माना है इन्होंने, जो आधुनिक काल है। तो ये आपको अच्छे से दिमाग में रखना है। अब जो डॉक्टर नगेंद्र है, उन्होंने जो भक्ति काल है उसको जागरण काल कहा था। भक्ति काल है उसको जागरण काल कहा था। भारतेंदु जो काल है उसको पुनर्जागरण काल कहा था, और द्विवेदी काल है उसको जागरण सुधार काल कहा था। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की। शिव सिंह सेंगर द्वारा लिखा गया इतिहास ग्रंथ है। तो शिव सिंह सेंगर के लिखा गया ग्रंथ है वो शिव सिंह सरोज है। तो नाम में कोई दिक्कत नहीं होगी, शिव सिंह नाम रहेगा, इसी के नाम पर शिव सिंह सरोज है। सेंगर को हटाकर सरोज करना है, ठीक है। तो शिव सिंह सेंगर का जो इतिहास ग्रंथ है वो है शिव सिंह सरोज। अब इसके अंदर जो व्याख्या दे रखी है वो अगले पैराग्राफ में देखते हैं। ये ग्रंथ हिंदी भाषा में लिखा गया है। यानी का मतलब पहले जो हमने देखा था पिछली क्लास के अंदर, वो इतिहास का जो पहला ग्रंथ था 1839 ईस्वी में, 1839 ईस्वी में जो फ्रेंच भाषा में था, गारसा दे ताशी द्वारा लिखा गया था, इस्तवार दे लिटरेचर हिंदुस्तानी नाम से। तो वो क्या था, वो हमारा प्रथम ग्रंथ था, परंतु वो क्या फ्रेंच भाषा में था। तो ये हिंदी भाषा में लिखा गया था, हिंदी भाषा में लिखा गया था। कौन सा, शिव सिंह सेंगर वाला। तो हिंदी का प्रथम ग्रंथ ये हो गया। हिंदी का प्रथम ग्रंथ की बात है, हिंदी साहित्य का प्रथम जो इतिहास ग्रंथ लिखा गया था वो तो गारसा दे ताशी वाला था। ये क्वेश्चनों को अच्छे से दिमाग में रखना, एग्जाम में बहुत कंफ्यूजन करते। तो हिंदी साहित्य का जो प्रथम इतिहास ग्रंथ है वो कौन सा है, गारसा दे ताशी द्वारा लिखा गया इस्तवार दे लिटरेचर हिंदुस्तानी है। और हिंदी भाषा का प्रथम जो ग्रंथ की बात है तो हमारा कौन सा है, जो शिव सिंह सेंगर वाला शिव सिंह सरोज है वो है। और दूसरी बात है, ये उस क्रम के हिसाब से देखें तो ये हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ है। शिव सिंह सेंगर प्रथम भारतीय इतिहास लेखक माने जाते हैं, क्योंकि जो ये फ्रेंच भाषा के थे तो फ्रांस से थे, तो वो हमारे हिंदी साहित्य का जो इतिहास ग्रंथ लिखने वाले फ्रेंच भाषा में, वो हमारे भारतीय नहीं थे। तो भारत के जो थे वो प्रथम इतिहास ग्रंथ लिखने वाले कौन थे, शिव सिंह सेंगर थे। इन्होंने हिंदी भाषा में लिखा। ये ग्रंथ 1883 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। वो 1839 ईस्वी में हुआ था। कौन सा, गारसा दे ताशी वाला। और ये हमारा 1883 ईस्वी। पिछली क्लास में मैंने बताया था कि उसके दो संस्करण थे। तो एक दूसरा जो 1843 सॉरी वो 1839 में तो ये था, और दूसरा था वो कौन से टाइम में प्रकाशित हुआ था, तो वो आप मेरे को कमेंट करके बताइए। पिछली क्लास के अंदर हमने पढ़ा है। ये हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ माना जाता है। ये हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ माना जाता है। प्रथम वो गारसा दे ताशी वाला है। इस ग्रंथ में 1003 कवियों का वर्णन मिलता है। जो हमारा शिव सिंह सेंगर है इसके अंदर 1003 कवियों का हमारे को वर्णन मिलता है, क्योंकि जिस प्रकार पहला जो ग्रंथ था वो भी कवियों के हिसाब से लिखा गया था, उसमें काल विभाजन नहीं किया गया था, और उसमें भी काल विभाजन नहीं किया गया है। यह ग्रंथ सर्वप्रथम 1878 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। वैसे इसका प्रकाशन काल है वो 1883 ईस्वी। क्वेश्चन आए तो 1883 ईस्वी इसका प्रकाशन काल, परंतु यह सर्वप्रथम 1878 ईस्वी में प्रकाशित हो चुका था। इसके अंदर काल विभाजन नहीं किया गया, आकार आदि क्रम में है, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया कि आकार आदि क्रम क्या होता है। आगे है शिव सिंह सेंगर, जिन्होंने शिव सिंह सरोज लिखा है। कवि पुष्प कुंड और पुष्पदन ये तीनों एक ही विद्वान के नाम है, को हिंदी का प्रथम कवि माना है। और ये मोस्ट हो जाते आचार्य जो शिव सिंह सेंगर है उन्होंने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है, तो पुष्प पुंड या पुष्पंद नाम है वो, उसको हिंदी का इन्होंने प्रथम कवि माना है। बात करते हैं हम 5 नंबर क्वेश्चन की। अलंकार कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से अलंकार है वो 2 ही प्रकार के होते हैं, एक शब्दालंकार और एक अर्थालंकार। वैसे उभयालंकार भी माना गया है, जिसके अंदर शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों की गुणों पर मोटे रूप से अलंकारों को 2 ही भागों में विभाजित किया गया, एक शब्दालंकार है और एक अर्थालंकार है। अब व्याख्या की बात करें तो अलंकार है वो बहुत सारे, शब्द अलंकार और अर्थालंकार बहुत सारे, परंतु हम यहाँ पर वही अलंकार है उनकी बात करेंगे जो हमारे फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में दे रखे। तो मुख्य रूप से अलंकार 2 प्रकार के, शब्द अलंकार और अर्थालंकार। प्रमुख अर्थ शब्द अलंकार, एक तो यमक दे रखा, एक श्लेष, ये 2 अलंकार है वो जो हमारे शब्द अलंकार है, आपको अलग अलग याद करना है। निम्न में से शब्द अलंकार नहीं है तो आपके जैसे यमक है, श्लेष है, एक दो और देगा, फिर एक नाम है वो अलग दे देगा, तो ये छांटना होता है। तो आपको दिमाग में रखना यमक और श्लेष है वो शब्द अलंकार है। अब यमक की बात करें तो यमक के अंदर 2 शब्द आते हैं, जिस प्रकार वो कनक कनक वाला उदाहरण था, कनक कनक,
तो इसके अंदर एक कनक का अर्थ सोना हो रहा था, एक कनक का अर्थ धतूरा हो रहा था। तो उसके अंदर दो शब्द आएंगे और उनके दोनों को अलग अलग अर्थ होते हैं। यमक का मतलब भी दो ही होता है, यमक का मतलब क्या होता है, दो होता है। तो इसके अंदर दो शब्द आएंगे, दोनों को अलग अलग अर्थ होगी, वहां पर यमक अलंकार को। सलेश में क्या होगा, सलेश के अंदर जिस प्रकार पानी शब्द आया, तो पानी के अलग अलग अर्थ, पानी के ने उबरे मोती मानस चून, तो पानी का अर्थ है वो मोती के लिए चमक हो जाता है, मनुष्य के लिए इज्जत हो जाता है, और जो चून हमारा जो आटा होता है उसके लिए पानी हो जाता है। तो तीन अर्थ लिख रहे, शब्द एक बार आया। तो कहने का मतलब सलेश के अंदर शब्द एक बार आएगा, अर्थ अलग अलग होंगे। यमक के अंदर शब्द दो आएंगे, दोनों के अलग अलग अर्थ होंगे। समझ में आ गया। पुनरुक्त प्रकाश अलंकार में भी क्या होता है, शब्द दो आते और दोनों का सेम ही, जिस प्रकार धीरे धीरे, शने शने, तो ऐसे शब्द आ रहे दोनों का। धीरे धीरे का मतलब है धीरे धीरे चलिए, ठीक है, आराम आराम से चलिए। तो एक ही अर्थ निकला, वो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा। अब प्रमुख जो अर्थालंकार की बात करें, उपमा, उपमा के अंदर किसी की उपमा दी जाती है। जिस प्रकार हमारा मुंह होता है उसको चांद बताया जाता है, मुंह को गुलाब की तरह बताया जाता है, ठीक है। मर्ग ने यानी आंखों को है वो जो हमारा हिरण होता है उसके नैनों के समान बताया गया। तो ये उपमा में उपमा दी जाती है। इसके अंदर स, समान, सरिस, इस प्रकार के शब्द भी होते हैं जो वाचक शब्द है उपमा अलंकार को। रूपक, रूपक के अंदर क्या होता है कि वैसा का वैसा है, मानिए मुख चंद्र, कहने का मतलब जो वाचक शब्द है वो हटा दिया जाता है। उपमा की तरह ये होता है, पर इसके अंदर वाचक शब्द नहीं होते। उत्प्रेक्षा के अंदर संभावना व्यक्त की जाती है, मनु, मानो, जनु, जनहु, इस प्रकार के शब्द आते हैं। भ्रांतिमान और संदेह, संदेह में क्या होता है, कोई चीज के बारे में हमारे को संदेह हो जाए और फिर वो संदेह बना जाए। जिस प्रकार हमने कहीं पे अंधेरे में रस्सी को देखा और रस्सी हमारे को ऐसे लगी कि शायद सांप है, और फिर वो संदेह बना रहे हमारे को, अंधेरा बना रहे और हमारे को ऐसा लगे वो सांप है। और जब भ्रांतिमान का मतलब होता है कि संदेह होने के बाद में हमने कार्य किया, कार्य करने का मतलब है जैसे मान लिया हमने बल्ब जलाया, बल्ब जलाते ही हमारे को स्पष्ट नजर आ गया कि ये सांप नहीं, ये रस्सी है, तो वो भ्रांति दूर हो गई, तो वहां पर हमने कार्य कर दिया। तो तब तक संदेह बना रहता है, तब तक संदेह अलंकार होता है। जब हम कार्य कर देते हैं तो वो भ्रांतिमान अलंकार हो जाता है। दृष्टांत और उदाहरण में भी सेम सा, उदाहरण के अंदर वाचक शब्द दिए होते और दृष्टांत में वाचक शब्द नहीं होते, इसी में वो उदाहरण वाला सिस्टम चलता है। दोनों को मैंने अच्छे से आपको समझाया। तो ये हमारे जो 5 क्वेश्चन थे और 5 क्वेश्चनों को अच्छे से व्याख्या करते हुए हमने देखे, ठीक है। इसी प्रकार हम पूरे सिलेबस का एक दिन पूरा रिवीजन कर लेंगे। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।